या उसकी जो दिनचर्या उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता, उसको इतना न्यूट्रिशन या डाइट के बारे में सोचा ही नहीं जाता कि हर महीने एक औरत, एक बच्ची के शरीर से 40 से 50 ml खून निकल रहा है, उसकी पूर्ति कैसे हो। तो शुरुआत वहाँ से होती है। और दूसरी चीज़ एक रहती है सफ़ेद पानी की समस्या। आपने बहुत आम भाषा में सुना होगा, अवैध तरीके से गर्भपात करवाने पड़े। क्यों ना हम समाज में इन चीज़ों के बारे में बात करें। जब हम इतनी बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूलों में आप बताओ गुड टच बैड टच क्या है, लड़का लड़की को समझाया जाए। जब ये सब चीज़ें हम बात कर रहे हैं, हम भारत की भूमि से हम लोग हैं, एक अध्यात्म की भूमि से हम जुड़े हुए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो लाइनें बोली है ये कहीं ना कहीं आज इस एपिसोड पर सटीक बैठती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि धरती पर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। इसमें भगवान और डॉक्टर के बीच की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कई बार भगवान से जब विश्वास उठता है तब वही भगवान डॉक्टर में नजर आता है। इसीलिए ये लाइनें यहाँ पर सटीक बैठती हुई दिखाई देती है। आज हम द्रोण क्लिनिक में हैं और मेरे साथ में मैडम है, डॉक्टर शहनाज मैडम हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे सुलझे हुए पहलुओं को छूने की जो अनसुलझे से पहलू बनकर रह जाते हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं होती है, वो खुलकर के सामने नहीं आती है। ऐसे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये विशेष बात है। कई बार शर्म से, शंका से वो बातें सामने नहीं आ पाती है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच, आपने आज अपना कीमती समय निकाला। वेलकम आपका। जी सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए, और द्रोण क्लिनिक का और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। मैम क्या देखते हैं आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एक स्त्री होने के नाते आप क्या देखते हैं कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर बीमारी का रूप लगते लगते कैंसर तक पहुंच जाती है और वो बताती किसी को नहीं है। इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी, इसको कैसे दूर करें? जी एक्चुअली क्या रहता है कि जब महिलाएं बच्चियां होती हैं, छोटी होती हैं, तब से ही उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी, अपने देश में खून की कमी, एनीमिया का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम हीमोग्लोबिन नाप कर हम बताते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपको एनीमिया है। तो आप देखेंगे कि जब भी एक बच्ची को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, माहवारी शुरू होती है, तब उसके खून जो है हर माह गिरना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से उसके खून की कमी होने लग जाती है। लेकिन अपने यहाँ का जो माहौल है वो इस तरह का है कि उसके खान पान पे या उसकी जो दिनचर्या उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता, उसको इतना न्यूट्रिशन या डाइट के बारे में सोचा ही नहीं जाता कि हर महीने एक औरत, एक बच्ची के शरीर से 40 से 50 ml खून निकल रहा है, उसकी पूर्ति कैसे हो। तो शुरुआत वहाँ से होती है। और दूसरी चीज़ एक रहती है सफ़ेद पानी की समस्या। आपने बहुत आम भाषा में सुना होगा, बच्चियों में ये समस्या होती है और आप यकीन नहीं मानेंगे, काफ़ी मतलब शादी होने के बाद तक औरतें इन चीज़ों से जूझती रहती हैं और वो बता नहीं पाती हैं। तो अगर स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही इन चीज़ों पे बात की जाए, इनके ऊपर महिलाओं को जाके, परिवारों में जाके इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, तो एनीमिया और सफ़ेद पानी यानी कि इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, इन बड़ी दो चीज़ों से हम बच सकते हैं। और जब तक वो शादी की उम्र की होगी बच्ची या वो बच्चे पैदा करेगी, तब तक वो इस स्थिति में होगी कि वो मेंटल यानी कि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों तरीके से तैयार होगी परिवार संभालने के लिए। तो इन चीज़ों पे प्रयास करना चाहिए। मैम आपने जो अभी बात बताई है, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया जो सफ़ेद पानी का है, और एक मुझे याद आता है एक आंकड़ा जिसके अंदर ये बताया गया था कि महिलाएं हैं जो गांव की अधिकतम महिलाएं हैं उसमें ये समस्याएं रहती है, वो बात ही नहीं कर पाती, वो अपनी बात को आगे नहीं रख पाती। क्या हमारे आज भी आप देखते हो आज़ाद देश में ऐसी जब तस्वीरें देखते हैं तो गुलाम है कहीं ना कहीं तस्वीरें कि महिलाएं आज भी अपनी बात खुल के नहीं रख पाती, उनको आज़ादी नहीं है अपनी बात रखने की। तो उनको कैसे हम अवेयरनेस करें, किस माध्यम से उनको अवेयरनेस करें? बिल्कुल, प्रयास तो इस दिशा में चल रहे हैं। स्कूलों के माध्यम से टीचर्स कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाती हैं। इंडिविजुअल पर लेवल पर भी कई सारी NGO संस्थाएं काम करती रहती हैं, जहां हम बात करते हैं जाके लोगों से कि इस बारे में कोशिशें होनी चाहिए। पर इसमें देखिए कि घर में औरतें होती हैं, माँ है, सबसे पहले एक बच्ची किससे अपनी बात जाके शेयर करती है? अपनी माँ से शेयर करती है। तो अगर वो मानसिक तौर पे इस तरीके से अपने आप को तैयार कर ले कि मेरी बच्ची को कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं खुद पहल करके
जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होगा या जो भी मुझे ANM की सुविधा अगर गांव में उपलब्ध है या कोई डिस्पेंसरी है या CHC है, PHC है, तो चल के खुद को उसको निकलना पड़ेगा। एक महिला को खुद ही अपनी बच्ची को संभाल के बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर एक बार ये प्रयास, ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ गई कि औरतें खुद ही इन चीज़ों को लेकर कंसर्न हो गई, तो ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो घर से ही शुरू करना पड़ेगा जो भी है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर का हमने काफ़ी सुना है, इसके अंदर ऐसी कोई हिदायत दी जाती है कि भाई इस प्रकार से आप अपना रख रखाव रखें ताकि इस हद तक नहीं पहुंचेंगे? ये समस्याएं बहुत होती है, एक छोटी सी गांठ से स्टार्टिंग होती है और जब वो बड़ा रूप ले लेती है इसके बाद में आप तक पहुंचते हैं कि भाई इस प्रकार की समस्या हमारे सामने आ रही है। तो इनसे कैसे बचें और कैसे इनका ध्यान रखें, और गाँव की महिलाओं को अगर ऐसी समस्या आ रही है तो वो कैसे अपना निदान करें? बिल्कुल, इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि जो कैंसर की गांठ होती है वो कभी भी दर्द नहीं देती। तो औरतें क्या समझती है कि उनको दर्द है नहीं, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करती रहती हैं। इसके अंदर बहुत एम्फेसिस किया जाता है किताबों में, अगर थोड़ा बहुत भी देखा जाए, थोड़ा बहुत भी आप सर्च करें तो पता चलेगा कि सेल्फ पाल्पेटरी मेथड होता है, जिसमें औरतों को ये बताया जाता है कि आप जब नहाते वक्त खुद ही अपने स्तनों पे जो है चेक करते रहें। अगर आपको कोई भी ऐसा गांठ या मांस नज़र आए या फील हो, महसूस होना शुरू, सबसे पहले महसूस ही होना स्टार्ट होगा उनको अपने, जब वो पाल्पेट करेंगी तो जाकर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य जो भी अधिकारी उनको उपलब्ध है उससे बात करें। और जो ये समझती हैं कि दर्द नहीं है इसलिए उसको चलने देती हैं, सालों निकाल देती हैं, और फिर इस स्थिति में डॉक्टर तक या हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं जब ऑलरेडी उनको मेटास्टेसिस यानी कि ऑलरेडी गांठें पूरे शरीर में पहुंच चुकी होती हैं। तो अगर जैसे ही उनको महसूस हो कि बिना दर्द की कोई गांठ है, कोई पल्पेट करने में नहाते वक्त उनको महसूस हो रहा है, तो फ़ौरन से जाके अपने स्वास्थ्य अधिकारी से मिलना चाहिए उनको। आप आजकल की मेडिकल सेंटर पर भी प्रश्न खड़ा करना चाहेंगे? जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं कुछ टैबलेट्स हैं वो टैबलेट्स लेती हैं, क्योंकि गांव में केवल और केवल एक ऐसा चलन चलता है, या शहरों की बात करें तो ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर सीधा मेडिकल पे जाते हैं और वो टैबलेट मांगते हैं। वो काफ़ी हानिकारक होती है, काफ़ी, मैं बात कर रहा हूँ गर्भपात की। तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए? बिल्कुल, इसमें प्रयास तो हैं। देखिए, सरकार ने भी बहुत इसको यूँ समझ ली काफ़ी कॉम्प्लिकेट इसको किया है ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। बहुत लंबे फॉर्म्स, ऑथराइजेशन, क्लियरेंस मांगती है गवर्नमेंट कि आप MTP बिना उस ऑथराइजेशन के नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। और अगर सरकारी अस्पतालों में भी नियम यही है कि पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, पूरी उसकी डिटेल वहाँ पे सबमिट होती है, बड़े डिटेल के फॉर्म होते हैं जो डॉक्टर भी भरता है और पेशेंट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ही गर्भपात की जो दवाई दी जाती है। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से अवैध तरीके से जो गर्भपात की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और दी जा रही हैं। पर मैं इसमें फिर से वहीं पर आना चाहूँगी कि समाज को खुद को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। ये नौबत आए क्यों कि हमें अवैध तरीके से गर्भपात करवाने पड़े, क्यों ना हम समाज में इन चीज़ों के बारे में बात करें। जब हम इतनी बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूलों में आप बताओ गुड टच बैड टच क्या है, लड़का लड़की को समझाया जाए। जब ये सब चीज़ें हम बात कर रहे हैं, हम भारत की भूमि से हम लोग हैं, एक अध्यात्म की भूमि से हम जुड़े हुए हैं, तो ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि एक बच्ची, चाहे वो कवारी हो या शादी भी उसकी हो चुकी हो, उसको गर्भपात करवाना पड़े और वो भी अवैध तरीके से करवाना पड़े। तो इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए तो समाज को खुद को ही अपने आप को बदलने का प्रयास प्रारंभ करना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी तौर पर हम ये उम्मीद करें या गैर सरकारी भी डॉक्टर्स वगैरह अपने प्रयासों से इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खुद समाज का जो एक बेसिक तबका है, जो आम जन इसके अंदर परेशान भी होता है या किसी तरह से इन चीज़ों की उनको आवश्यकता भी पड़ती है, उन्हीं को अपनी सोच को सकारात्मक लेते हुए चलना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों पे रोक लग सके, इसकी नौबत ही ना आए, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। राइट मैम, बच्चेदानी को मतलब जैसे आप देखते हैं जब आप प्रसूति वगैरह करवाते हैं तो इसके अंदर एक वज़न है महिला का, ओवरवेट कितना होता है और मैक्सिमम वेट कितना होता है, और अगर किसी में ओवरवेट है तो क्या उसको उस चीज़ के लिए रेडी होने के लिए वेट कम करना पड़ेगा, या फिर ऐसी क्या कोई शब्दावली है ऐसी कोई? बच्चेदानी का वजन या महिलाओं का वजन, जब बच्चेदानी में कोई समस्याएं आती है तो वजन को लेकर भी कई बार। हाँ बिल्कुल, देखिए वजन की बात यह है कि ना तो कहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा ना कम अच्छा।
एक एवरेज हाइट के इंसान के लिए एक एवरेज वेट रिक्वायर्ड होता है, वो होना चाहिए। अगर बहुत कम वज़न है तो भी हमारा जो यूट्रस है, या यूँ समझ लीजिए जो हमारा दिमाग के अंदर ग्रंथि होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं, तो अगर वेट आपका कम है तो भी वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिसको हम HPO एक्सिस साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, और वेट ज़्यादा है तो भी वो HPO एक्सिस गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जहाँ शहरों की जो बच्चियाँ हैं जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, उनका HPO एक्सिस गड़बड़ हो गया, वज़न ज़्यादा हो गया, महावारी की समस्या है कि महावारी आती नहीं है, आती है तो बहुत दिन चढ़ चढ़ के आती है, PCOD की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई है। और दूसरी तरफ अगर हम माल नरिशमेंट देखेंगे तो वहाँ पे भी HPO एक्सिस गड़बड़ होगा, वहाँ पे भी एनीमिया की समस्याएं होंगी, वहाँ पे भी हाइपोमेनोरिया होगा। तो ना तो वज़न का ज़्यादा होना अच्छा है ना कम होना अच्छा है, तो बैलेंस्ड फॉर्म में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डाइट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा एक एवरेज हाइट के लिए जो एक्सपेक्टेड वेट है वो रहे, उससे हेल्दी रहेंगे, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, सभी के लिए डाइट और वेट को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम, 2 प्रश्न अंतिम पूछूंगा। जैसे कोई धार्मिक आयोजन हो गया, हमारे अभी भी भारत में ऐसी मान्यताएं हैं कि महिला को स्वच्छ होना चाहिए। पहले के ज़माने में किचन में आप एंटर नहीं कर पाते। ऐसे में एक टैबलेट आती है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो टैबलेट है जो थोड़ा सा गैप डालती है, क्या वो सही है? ऐसा करना उचित है? देखिए बिल्कुल ऐसी टैबलेट आती है, हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ। वो पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए दवाई होती है। जनरली जो जैसे महिलाओं को किसी फंक्शन में जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप देखें एक औरत के शरीर से पानी की तरह खून बह रहा होता है, तो कई बार उसको यात्रा करने में, या वो कहीं बाहर जा रही है अपने शहर से, वहाँ पे उसको टॉयलेट फैसिलिटी इतनी अच्छी से नहीं मिलती है, तो वो कोशिश करती है कि उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दे। तो कुछ 10-5 दिन के लिए पोस्टपोन करने में कोई बुराई नहीं है, और शरीर पे इसके बहुत कोई घातक नुकसान भी नहीं होते। पर हाँ, लंबे समय तक हम ये दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को जो है थोड़ा आसानी से लिया जाए, कम से कम घरों के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अगर औरतों के साथ ऐसा हो रहा है कि कहीं जाने आने में मनाही है पीरियड्स के कारण, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर यात्रा कर रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, या ऐसी कहीं जगह जाने की प्रोबेबिलिटी है जहाँ उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है सब चीज़ों को संभालने के लिए, तो वो दवाइयाँ खाएँ, बट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें इनको, 5 या 10 दिन बस, इससे ज़्यादा पोस्टपोन ना करें। बस इतना ही हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं पेशेंट्स को, और ठीक भी है ये। अंतिम प्रश्न है मैम, आप द्रोण क्लिनिक में कब से कब तक रहते हो? यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं वो ज़्यादातर आपसे कौन सा प्रश्न पूछती है, और आपके जीवन में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको आपसे सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा? जी, द्रोण क्लिनिक में मेरा टाइम रहता है 11 बजे से दोपहर 2:30 या 3 बजे तक मैं यहाँ रुकती हूँ। पेशेंट्स जो है गांव के आते हैं काफ़ी, तो वो सुबह निकलते हैं गांव से तो 10-11 बजे तक पहुँचते हैं, फिर रिपोर्ट्स वगैरह कुछ करवा के, और हर तरह के पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट्स हुए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई, या फिर प्रेग्नेंट पेशेंट है, सभी तरह के मरीज़ आ रहे हैं। बट हाँ, मैं ये फिर से रिक्वेस्ट करूँगी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमारा देश जो है वो 80% एनीमिया हमारे देश में रिपोर्टेड है। तो हमें इस और ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो बच्चियाँ हैं वो अच्छा सा खाएं पिए, ताकि उनका हीमोग्लोबिन सही रहे, ताकि वो हेल्दी रहें, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले हों, वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जो है व्यतीत कर पाएँ। और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं से लोग परेशान हैं, औरतें बहुत परेशान हैं। तो ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि अपनी डाइट पे ध्यान दें और अपना एनीमिया जो है वो कंट्रोल करने के प्रयास करें। आपने बेहद खूबसूरत अल्फाजों के साथ शब्दों को पिरोने का कार्य किया है। आपकी भाषा शैली, जितना आप चिकित्सक लाइन में जितने आपके हुनर बोलते हैं, उतने ही आपके जो शब्द हैं वो अल्फाज बन के निकलते हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आप यूं ही प्रगति करते रहें, और यूं ही जो महिलाएं हैं उनकी आप सेवा करते रहें। उनके निजी जीवन में भी कई बार आप झांकने का प्रयास करें, क्योंकि कई महिलाएं अपने हर एक समस्या को निजी जीवन मानती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बहुत कुछ सालों से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ फीमेल्स के साथ में, और मैं बहुत ऑब्ज़र्व करने लग गई। पहले इतना ध्यान नहीं देती थी मैं, बट जब से मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो जब से वो बड़े होते हैं मैं उनको देख रही हूँ, तो मुझे एज अ मदर जब मैं उनको ट्रीट करती हूँ, तो मैं जब औरतें पेशेंट की तरह मेरे पास आती हैं तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि वो कैसे पेरेंटिंग कर रही हैं, कैसे अपने बच्चों को कैसे क्या सिखाती हैं। और मुझे बहुत लैक्यूना फील होता है हमारे देश में कह लें, या हमारे इस खित्ते में जो राजस्थान वाला एरिया है। हो सकता है बीकानेर या इसके आसपास का जो एरिया वो ज़्यादा इस तरह का डेजर्ट क्षेत्र है, तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती होगी। बट हाँ, ये एक लैक्यूना है कि जो हमारी माताएं हैं वो बहुत ज़्यादा
प्रिपेयर्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा बच्चों की परवरिश को लेकर आने वाले टाइम की समस्याएं जो आने वाली हैं उसके लिए ज़्यादा तैयार नहीं है। तो बिल्कुल मैं अगर भविष्य में मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो आप लोग साथ रहे तो इस दिशा में ज़रूर काम करेंगे कि महिलाओं के अंदर चेतना जागृत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आने वाली नस्ल को हमें बहुत ही समझदार और आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने वाला बनाएं। जी, और जाते जाते मैम जो आपने पुलिस के जवानों के लिए जो अभी अपने बहुत अच्छा रखा है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बारे में डिटेल से कोई जानकारी दे सकते हैं कि किस प्रकार के पेशेंट आपके पास आ सकते हैं? वैसे आपको मैं बता दूं कि आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, आप सेवा में होने चाहिए, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमने निशुल्क जो भी आर्मी एक्स आर्मी जो उनकी महिलाएं हैं और जो भी पुलिस में जो लोग हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन सब की महिलाओं को, इनफैक्ट जो पेशेंट्स हमारे सर्जन जो डॉक्टर हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो सभी इस चीज़ के लिए रेडी हैं। चारों डॉक्टरों ने हमने मिलके और द्रोण क्लिनिक के जो संचालक हैं महेश जी, उन सब ने मिलके हमने ये डिसाइड किया है कि हम इनको फ्री जो अपना परामर्श देंगे, बिल्कुल निःशुल्क होगा उनके लिए और हमें लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए ये चीज़ करें। जी, आभार मैम, थैंक यू सो मच। तो निजी जीवन में थोड़ा सा झांकने का प्रयास किया है। हालांकि ये बात अलग है कि आप आज के आधुनिक ज़माने में और आपकी चमकती हुई डिस्प्ले के ज़माने में आप कम से कम अपने निजी ज़िंदगी में जो समस्याएं आपकी है, परंतु आपकी समस्याएं आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, इसलिए जो मेडिकल साइंस में बना है, जो आज के आधुनिक युग में बना है, उन पर खुल के चर्चा करें, यही हमारा मकसद था। थैंक यू सो मच। बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट, मिलते हैं नए अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।